दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। जो मुस्लिम नौजवान पकड़े जाते हैं तो उनको यही मीडिया बड़ा चढ़ाकर बताता है इंडियन मुजाहिदीन का ये, इंडियन मुजाहिदीन का वो पकड़ा गया, इसने ये किया था, इसने वो किया था। लेकिन जब वो बेकसूर होकर जेल से रिहा हो जाता है तो उसके बारे में खबर ही नहीं होती है। तो ये होना चाहिए कि न्यायपालिका को भी ये करना चाहिए कि भाई अगर हम रिहा किसी को कर रहे हैं तो उसके साथ में एक लाइन दी जानी चाहिए कि भाई जिस न्यूज़पेपर ने या जिस न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ जो चलाया था वो अपने यहाँ पर बाकायदा उसी अंदाज में खबर चलाए, माफी मांगे, निर्दोष होकर निकलते हैं। तो फिर जो मीडिया ने इतना ज्यादा जहर फैलाया था, फिर उस मीडिया ने तरियाब क्यों तलाश नहीं किया? क्यों उस जहर को खत्म करने की कोशिश नहीं की? ये पता चल रहा है इससे यहाँ कि हमेशा मीडिया ने जहर अफशानी ही का काम किया है। जहर फैलाने के अलावा मीडिया ऐसा लगता है कि गोया के एक स्पॉन्सर्ड मीडिया है। जो बीजेपी का जो एजेंडा है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, उसी एजेंडे को टीवी चैनल के एंकर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग हमारे खिलाफ जो दुश्मन मंसूबे बनाते हैं वो ये भूल जाते हैं कि उनके दिमाग में ये तस्वुर भी जो डालता है मंसूबे बनाने का वो अल्लाह ही डालता है। तो उसका आगे का कदम क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। डरना नहीं चाहिए बल्कि सवाल करने चाहिए डट कर। ये हमारा हक है, हर देशवासी का हक है कि वो सवाल करें इन गलत नीतियों के बारे में। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अमीश देवगन ने जिस तरीके से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को लेकर जो बयानबाजी की, अपनी डिबेट में जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरे देश में कई जगहों पर अमीश देवगन के खिलाफ केस दर्ज किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है क्योंकि उन्हें पहले से इस बात का अंदेशा हो चुका था कि ये मामला तूल पकड़ेगा। उसके बाद आनंद फानन में जल्दबाजी में अमीश देवगन आए, उन्होंने एक वीडियो जारी किया और ये कहा गया कि ये माफी का वीडियो है। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए अमीश देवगन का ये वीडियो जिसमें माफी का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। अपनी इस भूल पर मैंने ट्वीट करके खेद भी जताया है, क्योंकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में मेरी भी पूरी आस्था है। मैं खुद अजमेर शरीफ जाता हूं, उनकी जियारत करता हूं, इबादत करता हूं। फिर भी अगर मेरे बयान से किसी को कोई ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूं। तो आपने सुना, इसमें कहीं पर भी माफी का कोई जिक्र नहीं था। इस पूरे मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में है मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब। मौलाना, जिस तरीके से अमीश देवगन ने जो एक वीडियो प्रचारित किया गया उनका कि भाई ये माफीनामा है, माफी मांगी अमीश देवगन ने, लेकिन ये वीडियो आपने भी सुना कि इसमें माफी का कहीं कोई जिक्र नहीं है। जी बिल्कुल सहल साहब, आप देखेंगे कि उस वीडियो के अंदर सराहतन माफी का शब्द कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया और उसको बताया जा रहा था कि माफी मांगी जा रही है, लेकिन माफी का लफ्ज पूरी वीडियो के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हुआ। खेद प्रकट किया क्या? बिल्कुल हमें खेद है, मतलब अफसोस है, तो वो तो कोई माना नहीं रखता है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे उसके अंदर गौर करने की बात कि वो एक लिखी हुई स्क्रिप्ट जैसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद इस वीडियो को देखकर ये हैरान हूँ कि इतना बड़ा टीवी का एंकर उसको माफीनामा भी जो है वो सामने टेलीप्रॉम्प्टर जिसे टीपी कहते हैं, जो सामने न्यूज एंकर जिसको रखकर जो पढ़ते हैं, माफीनामा भी अमीश देवगन को उसमें पढ़ना पड़ रहा है। सोचिए, क्योंकि उसके अंदर अब गौर करने के मुताबिक जो बात है वो ये है कि वो ऐसी जगह पर अटक रहे हैं जहां पर अटकने की बिल्कुल गुंजाइश ही नहीं। यानी कि ये भी एक सवाल ही उठता है कि क्या ये वाकई में उनकी तरफ से लिखा गया था या फिर कहीं जा गया है। बिल्कुल, आपको ये पढ़ना है। तो ये शक भी होता है कि ये बयान भी क्या ऐसे कहीं से दिलवाया गया। ये शक इससे निकलता है कि कहीं ये बयान भी इसी तरह की स्क्रिप्ट तो नहीं थी, जानबूझकर एक तरह का माहौल गंदा करना, जानबूझकर कि ऐसे मुकद्दस मकाम का तकद्दुस पामाल करना तो नहीं था। बिल्कुल, कि कहीं मतलब जाहिर बात है जब ये बात है कि इतने बड़े लेवल के ऊपर होगी तो आम जनता के अंदर ये बात, जैसे हम देखते हैं कमेंट के अंदर भी इस तरह की शब्द लोग यूज करते हैं। और दूसरी बात हैरान करने वाली, आप देखिए कि पिछले 2 दिनों से जहां
कोरोना को लेकर इतनी महामारी के हालात बने थे देश में, हर जगह हर दिशा में कोरोना चल रहा था। लेकिन अभी आप देखिए कि पूरी जगह जो है पूरा मुद्दा डाइवर्ट हो चुका है, चाइना और अमीश देवगन आ चुके हैं हर जगह पर। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो सरकार है इस पर शुरू से ही शक की निगाहें लोगों की है, क्योंकि सरकार की कहनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। दूसरी एक बात और ये है कि अमीश देवगन के खिलाफ जो ये मामले दर्ज किए गए हैं ये सेक्शन 295A के तहत दर्ज किए गए। अब हैरानी की बात ये है कि 295A का जो एक्ट जो सेक्शन है इसके तहत एक हैरान करने वाली बात यह है कि ये नॉन बेलेबल है, इस पर बेल नहीं मिलता है। इसके अलावा एक और बात यह है कि ये नॉन कंपाउंडेबल भी है। नॉन कंपाउंडेबल में ये होता है कि अगर कोई नॉन कंपाउंडेबल अगर कोई सेक्शन में आता है तो उसकी ये मिसाल ही दी जा सकती है कि मान लीजिए हम कोई दो दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त का अगर मर्डर कर दिया और उसके बाद वो कहे कि लाइए हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये 295A का जो सेक्शन होता है उसमें सजा होनी ही है, तो इसके तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन अब देखिए अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो क्या माना जाए कहीं ना कहीं जो जिसकी ये पूरा प्रचार करते हैं उनकी पूरी छत्रछाया इन पर बनी हुई है। मुमकिन ऐसा ऐसे अब हो सकने की बहुत सारे इम्कान चुके इसके अंदर नजर आते हैं। जहां पर FIR एजाज खान के खिलाफ हो रही है उन्हें अरेस्ट किया जाता है, कन्हैया कुमार के खिलाफ FIR होती है तो अरेस्ट किया जाता है, और इसी तरह से बहुत सारे कि जिनके ऊपर FIR की जाती है उन्हें अरेस्ट किया जाता है। पत्रकार भी हैं, पत्रकार भी है उसी के अंदर। बिल्कुल, लेकिन क्या बात हो रही है कि इनके ऊपर अनगिनत, कहीं 1 2 4 5 नहीं, पूरे देश भर के अंदर इसके ऊपर आवाज उठाई गई, लोगों ने FIR दर्ज कराई, लेकिन कहीं कोई एक्शन अभी तक नजर नहीं आ रहा है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस का भी लचीलापन भी जो है नजर आया। जहां हमने ये चीज जहां हमने ये चीज देखी सहल साहब के, जहां पर पुलिस ने एक अच्छा रवैया दिखाया कि मतलब FIR को लिया गया, दर्ज करवाया गया और एक मतलब एक यकीन दिलाया कि हम जरूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में की जगह से ऐसे मामले सामने जो बड़ी बदतमीजी से पेश। जी बिल्कुल, ये एक काबिल गौर चीज है कि इस तरह की मतलब लोग एक लीगल वे के ऊपर जाकर एक अच्छे अंदाज के अंदर FIR दर्ज करा रहे हैं, तो उनके साथ ये बदतमीजी और इस तरह से मतलब उनके साथ बातचीत करने का जो रवैया हमने जो वीडियोस के ऊपर देखा, आप ने भी मतलब उस वीडियो को मतलब वो किया था, तो ये एक मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी सवाल। अच्छा, दूसरा देखिए जिस तरीके से वो डिबेट हम लोगों ने देखी, अमीश देवगन डिबेट को लेकर बाउंडर खड़ा हुआ है, वहां पर साफ देखा जा रहा है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही है कि हिंदुस्तान में वो आए, किस तरीके से लोगों ने उनके तौर तरीकों को देखा, उनको अपनाया। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे में अमीश देवगन अभी बात कह रहे हैं कि नहीं मेरे से गलती से स्लिप ऑफ टंग, ये हो कैसे सकता है जब बात बड़ा एंकर वो ऐसे कैसे कर सकता है? इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत उनसे कैसे हो सकती है? जानबूझ के बहुत सारे शकूक इसके ऊपर, बहुत सारे शकूक वीडियो को देखने के बाद हर आम फहम बंदा शक का उसके जहन के अंदर एक शक आएगा कि जब बात अजमेर शरीफ की चल रही है, दरगाह को लेकर चल रही है और उसके अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिया जा रहा है, तो उसके अंदर वो एकदम खिलजी का लफ्ज उसने कैसे बिल्कुल कहा उसके जहन के अंदर। तो ये एक तरह का धोखा दिया जा रहा है, जहां पर माफी भी नहीं मांगी जा रही है और बल्कि खेद का लफ्ज और लिखी हुई स्क्रिप्ट को पढ़ा जा रहा है, बल्कि बोलते बोलते कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती में यहाँ पर अटका जा रहा है। बिल्कुल ही माना जाए, बिल्कुल जिसको माफी ही माना जाए, यहाँ पर भी अटका जा रहा है। बिल्कुल सही बात, कहीं ना कहीं एक बड़ा जानबूझ के दिया हुआ है बयान। बिल्कुल। दूसरा देखिए अमीश देवगन को आप देखें, उनकी जितनी भी आर पार है, जितनी उनकी डिबेट्स होती है, तो उसके मुद्दे क्या होते, वो वाकई में सीधे तौर पर एक खास समुदाय को, समुदाय तो क्यों साफ करेंगे, खासकर मुसलमानों को जो निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके के प्रोग्राम्स वो करते हैं, तो इससे अंदाजा आता है हमें कि वो किस मानसिकता के हैं। और कुछ बातें तो इस तरह की भी है कि अमीश देवगन का जो बैकग्राउंड है, उनके कुछ फैमिली, कुछ रिश्तेदार जो हैं वो बीजेपी से सांसद वगैरह रहे हैं, उनके मामा वगैरह, ये बातें कही जाती है, तो उनकी मानसिकता इससे पता चलती है। और इसीलिए कहा यह जा सकता है कि जो उन्होंने माफीनामे के तौर पर जो वीडियो अपना जारी किया है, ये महज एक डर की वजह से आनंद फानंद में, जल्दबाजी में जारी किया गया। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे दूसरी मर्तबा वो दोबारा धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मीडिया का काम इस देश को धोखे में रखने का ही काम, बिल्कुल धोखे में ही रखने का काम साफ तौर पर नजर आ रहा है
कि जब वो कह रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, माफी का वीडियो जारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो माफी का शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहां पर चिश्ती का लफ्ज, खिलजी का लफ्ज के बजाय चिश्ती का लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है, जब ये लफ्जों की पहचान रखते हैं तो इन्हें माफी के लफ्ज ये होता है ना कि जो एंकरिंग होती है, जो पत्रकारिता होती है, वो लफ्जों का खेल ही होता है, गोया कि मतलब उसको गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमीश देवगन, ऐसे कई बड़े जो पत्रकार हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया जो कहते हैं, और हम ही क्या पूरी दुनिया कह रही है, गोदी मीडिया कहती है उन्हें। ऐसे ही एक वीडियो, जैसे आज आपने देखा होगा कि आज तक की इतने बड़े न्यूज चैनल की बड़ी एंकर है श्वेता सिंह, वो उनके 2 वीडियो आप देखिए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बिल्कुल, तो उन्होंने मोदी जी की खूब तारीफ की थी और मोदी जी के बड़े कसीदे उन्होंने पढ़े थे। लेकिन अब जब चाइना का जो मामला आया, चाइना ने जिस तरीके से हमारे जवानों को शहीद किया, और जब लोग सवाल उठा रहे थे, सवाल उठाना लाजमी है भाई, हमारे देश के जवान मरते हैं तो हम तो सवाल उठाएंगे ही ना, अब सरकार चाहे किसकी भी हो। और दूसरा, हमारे लिए प्रधानमंत्री नहीं भाई, हमारे लिए देश पहले है, हम सबके लिए होना चाहिए, पहले देश है और बाद में प्रधानमंत्री है हमारे लिए। तो ऐसे में आज तक की जो एंकर है वो कहती है सर्जिकल स्ट्राइक तो जो थी वो मोदी जी की वाहवाही की उन्होंने, कि मोदी जी का बड़ा कारनामा था ये। लेकिन अब जब यहाँ पर चाइना का जो मामला आया है, तो श्वेता सिंह ने जो कहा है, पहले आपको सुनाते, आप सुनिए कि श्वेता सिंह ने क्या कहा है। ये सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारे जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, ये सरकार पर सवाल नहीं होता है, ये सेना पर ही सवाल होता है, क्योंकि पेट्रोलिंग की ड्यूटी सरकार की नहीं होती है, सेना की होती है। और हमारे देश में सेना की कोई इतनी आजादी है, हमारे अर्धसैनिक बलों को भी आजादी है कि वो जो पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रहे हैं उसके लिए किसी पॉलिटिकल मास्टर से अपने कमांड नहीं लेते हैं। अगर आईटीबीपी के हटने के बाद वहां पर भारतीय सेना भी पहुंची और आप कहते हैं कि चीन ने हड़प ली हमारी जमीन, तो ये फिर सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। तो सुना आपने, देखिए श्वेता सिंह का कहना है कि चाइना की तरफ से जो हमला किया गया हमारे सैनिकों पर, हमारे जवानों पर, श्वेता सिंह का कहना है कि ये सरकार की नाकामी नहीं है, पेट्रोलिंग करना जो है वो सेना का काम है, ये सेना की नाकामी है। आप सोचिए, श्वेता सिंह की जगह अगर कोई और होती, श्वेता सिंह की जगह अगर कोई मुसलमान होता या कोई और होता, तो अब तक कितना बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया होता और लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने। आप सोचिए, आपने बिल्कुल सुना होगा कि जो उनकी अभी की जो ताज़ी वीडियो आई है जिस पर वो उसका तफसीला करते हैं, तो उसके अंदर कहते हैं कि ये सेना की नाकामी की दलील है, और वो पेट्रोलिंग के अंदर के वो सो रहे थे, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना सेना के बारे में, कि जो अभी एक शोक का माहौल है, हमारे 20 सोल्जर, 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं और उनके घर वाले अभी गमगीन हालत से बाहर नहीं आए हैं, और इस तरह का लफ्ज सेना के लिए कहना, इस्तेमाल करना बड़ा। और हैरानी की बात तो ये है कि देखिए, ये लोग जो हैं बड़े सिलेक्टिव हो गए, ऐसा लगता है बिल्कुल, कि जो इन्हें अच्छा लगता है उसको फौरन ये लोग ले लेते हैं, जो अच्छा नहीं भी होता उसको कैसे अच्छी तरह से पेश करना। दूसरा, मीडिया के रोल पर पिछले आप देखिए 2014 के बाद से खास कहेंगे कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सियासत में आए हैं, नेशनल लेवल की जब वो आए हैं, जब उन्हें 2012 में प्रोजेक्ट किया गया पीएम के तौर पर 2013 में, उसके बाद से ही मीडिया का जो रुझान जो बदला है, वो गोदी मीडिया जैसे बना है। तो आप देख सकते हैं कि मीडिया का जो काम होता है कि भाई जो सरकार होती है उसकी जो गलत नीतियां जो होती है, जिससे देश को नुकसान हो रहा हो, जिससे देश की जनता को नुकसान हो रहा हो, उसको लाकर उजागर करे, सरकार को बताए। लेकिन अब ये लगता है कि जितने भी मीडिया घराने जो हैं वो सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, हर तरह से, हर जगह से। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रविश कुमार जी ने भी ये बात कही थी कि अब इंफॉर्मेशन मीडिया के अंदर नहीं है, अब एक तरह का एक परसेप्शन मीडिया के अंदर लाया जा रहा है, कि एक तरह का ख्याल पहले ही तय कर दिया जाता है और उसी ख्याल को लोगों में उजागर करने की फिर कोशिश की जाती है भरपूर तरीके से। फिर उसके अंदर न किसी समुदाय को देखा जाता है, न किसी एक समुदाय को टारगेट करके खास तौर पर उसको जलील किया जाता है, क्योंकि एक रोजाना की रोजी रोटी हो गई है कि जब तक वो लोग हमेशा देखा ही है। जैसे अगर कोरोना का मामला हो तो तबलीग पे डाल दिया गया। इसके अलावा आप देखिए ऐसे कई मामले हैं जहां बम ब्लास्ट और अलग अलग जगहों पे जब जो मुस्लिम नौजवान पकड़े जाते हैं तो उनको यही मीडिया बड़ा चढ़ाकर बताता है, इंडियन मुजाहिदीन का ये, इंडियन मुजाहिदीन का वो पकड़ा गया, इसने ये किया था, इसने वो किया था। लेकिन जब वो बेकसूर होकर जेल से रिहा हो होते हैं तो उसके बाद माफी तक में लोग, जब उसे सबसे बड़ा अदलिया
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम वो रिहा कर रही है बिल्कुल रिहा उसको। करे और निर्दोष रिहा कर तो रही ये है। होना चाहिए कि न्यायपालिका को भी ये करना चाहिए कि भाई अगर हम रिहा किसी को कर रहे हैं तो उसके बिल्कुल। साथ में एक लाइन दी जानी चाहिए कि भाई जिस न्यूज़पेपर ने या जिस न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ जो चलाया था वो अपने यहाँ पर बाकायदा उसी अंदाज में खबर चलाए। हाँ, माफी मांगे। क्योंकि इतने जो जैसे हम अहमदाबाद की उसका कैरियर खत्म जिंदगी करके खत्म हो गई, 10-10, 11-11 साल। 12 साल 11 साल सलाखों के पीछे रहकर जेल के अंदर कड़ी सजाएं पाकर बिल्कुल, और फिर वो निर्दोष होकर निकलते हैं। तो फिर जो मीडिया ने बिल्कुल, इतना ज्यादा जहर बिल्कुल। फैलाया था, फिर उस मीडिया ने तरियाब क्यों तलाश नहीं किया? बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों जहर को खत्म करने की कोशिश नहीं की? कि पता चल रहा है इससे यहाँ कि हमेशा मीडिया ने जहर अफशानी ही का काम किया है। जहर फैलाने के अलावा मीडिया ऐसा लगता है कि गोया के एक स्पॉन्सर्ड मीडिया है। बिल्कुल बिल्कुल कि कहीं मतलब वो अगर इस तरह की खबरें नहीं चलाएगी तो उसकी खबर चलनी ही नहीं है, वो चैनल ही बंद हो चैनल जाएगा, ही बंद हो जाएगा। खर्चा पानी बिल्कुल, मिलना सारा बंद हो बिल्कुल जाएगा, सही। वगैरह मिलना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़े बड़े सवाल है कि जो देश का हर आम नागरिक ये पूछ रहा है। ये साफ भी हो चुका है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो बीजेपी ने अपने प्रचार पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है बिल्कुल। और बाकायदा जो रिपोर्ट्स आई थी उसमें चैनल्स के नाम दिए गए थे, किन किन चैनल को साल भर में कितना कितना रुपया जो है वो दिया गया है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं क्या यही वजह है कि जो चैनल के एंकर्स होते हैं वो जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं? बिल्कुल। यानी जो बीजेपी का जो एजेंडा है धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, बिल्कुल। उसी एजेंडे को टीवी चैनल के एंकर जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। सही है, जिसमें सरे फहरिस्त आप देख रहे होंगे कि सरे फहरिस्त उसके अंदर अर्नब गोस्वामी है। बिल्कुल। उन्होंने तो ठेका रखा है जलील करने का कि कैसे बिल्कुल। मैं लोगों को जलील करूं और अपने स्टूडियो के अंदर से उठाकर निकालूं और अनाप शनाप। वही अर्नब गोस्वामी जब बाल ठाकरे जी के सामने आते हैं, राज ठाकरे जी के सामने वो आते भीगी हैं, बिल्ली बन जाते हैं। बिल्कुल भीगी बिल्ली। और जब वही अर्नब गोस्वामी एक आम बंदे के सामने या बेचारे कोई एक आम डिबेटर के सामने आते हैं तो उसको ऐसे उनका उसका अलग बना इस्तेमाल दबाते कर देते हैं, हैं। बिल्कुल। बिल्कुल सही है, उसको उसको ऐसे सुनने बोलने तक नहीं बोलने तक नहीं बस देते। अपना इन पे थोपने की कोशिश बिल्कुल करते सही है। हैं। तो क्या डिबेट करने का ये तरीका है? तो ये भी माना जाए कि क्या जानबूझकर इस तरीके का ये किया गया है कि जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम करेगा वो इतना ही ज्यादा वहां पर उसको परोसा जाएगा। क्या ये उतना माना ज्यादा जाए प्रमोशन कि- होगा, उतना ज्यादा उसकी तरक्की की जाएगी। यही अर्नब गोस्वामी जहां वीडियो के अंदर आकर कहते हैं कि मुझ पर हमला किया गया और मेरी गाड़ी के साथ ये जाती की गई, ये हुआ वो हुआ, और जब एविडेंस देखे जाते हैं तो उसके अंदर अर्नब बिल्कुल गोस्वामी- आप सोचिए वो भी एक सवाल उठता है कि भाई रात को 2 बजे 12-1 बजे अब अपनी बीवी के साथ बिल्कुल। में लॉकडाउन के हालत में अब कहाँ जा रहे थे, क्या जो भी था। उन्होंने मैसेज भी किया था अमीश देवगन जी, को, आपको मालूम है हाँ, कि जी। मैसेज किया था। उस वक्त उनका क्या जवाब था? बिल्कुल, उस बिल्कुल। वक्त तो वो ये जवाब दे रहे कि मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं, नहीं मैंने किया। तो अमीश देवगन को मैसेज में साफ लिखा था बिल्कुल। कि अमीश भाई आपने, मैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने साफ लिखा था कि अमीश भाई आपने आज जो किया है वो गलत किया है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैंने नहीं किया, बिल्कुल। ये उनका जवाब था। उसके बाद फिर मैंने उनको आगे ये भी लिखा कि अमीश भाई आपको इस्लाम के बारे में और आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बिल्कुल। यू नो नथिंग, मैंने उनको लिखा। बिल्कुल। उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं कोई आया। जवाब नहीं आया और तो है ना, उनको भी इस बात का बिल्कुल कुछ वो है ही नहीं, क्योंकि उनको इस बात का पूरा यकीन है ना ये सरकार हमारी है भाई, हम जिस सरकार का प्रचार कर रहे हैं वही बिल्कुल। सरकार तो हमें बचाएगी भी। बिल्कुल। और अब तक गिरफ्तारी ना होना ये भी बहुत ये भी सारा बहुत बड़ी बिल्कुल। बात है। तो ये बहुत कुछ चीजें हैं, मतलब इसके ऊपर लोगों को समझदार होने की जरूरत है। सहल साहब सबसे बड़ी चीज लोगों में आपने बेदारी देखा, लाई जानी बिल्कुल, चाहिए। जब तक अमीश देवगन के ऊपर उस मलून शख्स के ऊपर जब तक एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई थी और अनगिनत एफआईआर नहीं हुई वहां तक वो डरा नहीं था। जब उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए गए, नहीं, जब हमारी हैरत नहीं, उसके बाद में जयपुर में न्यूज 18 इंडिया की दफ्तर पर जाकर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया, बिल्कुल हंगामा किया। और उसके बाद से जो है वो उसमें ज्यादा डर होने लगा कि अब बिल्कुल। मामला ज्यादा खराब हो रहा है। बिल्कुल सही। इसलिए माफी के नाम पर उसको खाना पूर्ति की गई और एक वीडियो उसने जारी कर और वो भी उसके अंदर माफी का शब्द इस्तेमाल, ये बड़ा मतलब अफसोसनाक ये हरकत है कि उसके अंदर माफी का वीडियो जारी करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, लोगों को एक तरह का धोखा देते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा बेदार होने की जरूरत है कि हम एक न्यूज चैनल को, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम है लोगों का कि जो खुद चाहते हैं कि इनकलाब आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, तो ऐसे ही तो नहीं आ जाएगी। जरूरत है कि न्यूज चैनल लानी चाहिए और जो बहुत ज्यादा जो सही खबर लोगों के अंदर, वो जो पार्टी एजेंडा ना बिल्कुल एजेंडा ना चला और स्पॉन्सर्ड ना हो, Sponsored बल्कि हर गरीब गुरबा का 1-1 रुपया उसके अंदर लगे और बिल्कुल। आम जनता के खून पसीने से एक नेटवर्क खड़ा होना चाहिए जो
आम जनता की जैसे बात आपने है, देखा गरीब की होगा बात है। अंग्रेजों को, ब्रिटिशर्स को जो लुटेरे थे हमारे मुल्क के अंदर, हमने जहाँ देश आजाद किया था, तो उसके अंदर जिस तरह का बलिदान आपके सामने है, जहाँ मुसलमानों का बलिदान है, वहाँ हमारे हिंदू बिरादरी और भाइयों का और सिख भाइयों का, हर धर्म का उसके अंदर बलिदान था। सबने मिलकर इस देश को आजाद कराया था। आज ये क्या बात हो गई है कि इस देश का हाल ये हो गया है कि यहाँ गरीब मजदूर मर रहा है, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, एक और बात यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जो बातें हैं कि भाई जो लोग हमारे खिलाफ जो दुश्मन मंसूबे बनाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनके दिमाग में ये तसव्वुर भी जो डालता है मंसूबे बनाने का, ये वो अल्लाह ही डालता है। तो उसका आगे का कदम क्या होगा वो अल्लाह ही जानता है। लेकिन मैं इस बात को एक अलग तरह से देखता हूँ। जिस तरीके से अमीश देवबंद ने जो बयान दिया अपने डिबेट में, अब वो जानबूझकर दिया या वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए ये फायदे वाला बयान इसको इसलिए मानता हूं कि इस मसले को लेकर चाहे देवबंद हो, चाहे बरेलवी हो, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े। जी बिल्कुल, आपने देखा बहुत अच्छी चीज हुई है। सूफी मुशाहिद अहमद चिश्ती नक्शबंदी साहब भी देवबंद से भी जो है वो एक बिल्कुल देवबंद से बाकायदा एक फतवा जारी किया गया कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह से सूफी नूर साहब जो बॉम्बे के बड़े लोगों में हैं और बड़े काम उनके हैं, तो वो उनकी तरफ से भी इस तरह की वीडियो जारी हुई कि जब बात अजमेर की आई तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। और सिर्फ मुसलमान नहीं है, आप देख रहे हैं कई हमारे हिंदू भाई और बिल्कुल, और वो सपोर्ट बनकर खड़े हुए और उन्होंने FIR दर्ज करवाई। तो ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी इस संस्कृति को, हमारे इस हिंदुस्तान के गुलदस्ते को सलामत रखने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। और जो लोग हमारे मुल्क की, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को पैरों तले रोनते हैं, उनको लीगल वे पर जाकर गले से दबोचना चाहिए और उनसे सवाल करने चाहिए। डरना नहीं चाहिए, बल्कि सवाल करने चाहिए डट कर। ये हमारा हक है, हर देशवासी का हक है कि वो सवाल करें इन गलत नीतियों के बारे में। तब जाकर इनकलाब दुनिया के अंदर बर्पा होता है। इनकलाब ऐसे ही नहीं आता, इनकलाब के लिए मेहनत की जाती है, बलिदान दिया जाता है, कुर्बानी दी जाती है, जो हमारे सामने 1947 का वाक़या हमारे सामने है। तो ये जिस तरीके से माहौल जो देश का बन रहा है, जिस तरीके से जो मीडिया जो रोल अदा कर रहा है, ये हम सभी के सामने, हमको इन चीज़ों को समझना चाहिए। कोरोना का चाहे मामला हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो, चाहे चाइना ने अभी जो हमारी सेना पर जो हमला किया, हमारी सरहद पर जो हमला किया, इन चीज़ों को हमें समझना चाहिए कि मीडिया इस वक्त किस तरह का रोल अदा कर रहा है। तो अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।